सोशल साइंस की चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग, क्लास 7 का न्यू टेक्स्ट बुक जो सेकंड पार्ट आया है उसका। तो चैप्टर ऑलरेडी कवर है, इस वीडियो में हम इसके नोट, समरी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नोट्स के साथ और समरी के साथ। सो क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप के बारे में हमने देखा था कि इंडिया जो है उसका ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर है। बहुत प्राचीन समय से खेती के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर के फील्ड में एग्रीकल्चर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लैंडस्केप में या इंडियन हिस्ट्री में। इट इंक्लूड्स, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड, मेकिंग इट वाइटल फॉर फूड सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमी। सो ये सारी चीजें जैसे फार्मिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरी और हॉर्टिकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें मिलकर एग्रीकल्चर बनाते हैं। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर पर, अपने जीवन जो यापन होता है जिसके लिए पैसे चाहिए, अर्थव्यवस्था जो चाहिए, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में। फूड सिक्योरिटी क्या होता है कि सभी लोगों के पास फूड अवेलेबल हो और इकोनॉमिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो, इसमें एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट इज इकोज फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से कुछ चीजें दी गई थी, जैसे फार्मिंग इन इंडिया बिगेन इन प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम्स मतलब हिस्ट्री का वो समय, मतलब इतिहास में वो समय जो हमारे पास लिखित रूप में नहीं है, जिसका कोई भी लिखित वर्णन नहीं है, उस समय से फार्मिंग इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, ये सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं तब से ही। एंशिएंट जो टेक्स्ट है, हमारे प्राचीन जो ग्रंथ है, जैसे कि वेद हो गए, अर्थशास्त्र हो गया, यहाँ पे लिखा है वृक्ष आयुर्वेदा हो गया, ये सब में डिस्क्राइब किया गया है फार्मिंग के मेथड्स को। सीड जो बीज होते हैं कैसे उसको ट्रीट किया जाता है बीज को बोने से पहले, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था कैसी कैसी होनी चाहिए, एनिमल केयर के बारे में इन ग्रंथों में बताया गया है। ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि इंटरक्रॉपिंग और ग्राफ्टिंग, ये एडवांस एग्रीकल्चर नॉलेज को बताते हैं, हमारे जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इंटरक्रॉपिंग में हमने देखा था कि जैसे कि एक खेत है तो उसमें फसलें जो है वो चेंज कर करके लगाना है ना, फसलों को चेंज करना। और ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोई फसल है उसमें कुछ अच्छी खासियत है और दूसरे में भी, तो दोनों को मिलाकर एक नया ब्रीड या नया पौधा तैयार करना। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग मेथड भी हमने पढ़ा था चैप्टर में। फिर क्लाइमेट, सीजन और क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में डाइवर्स क्लाइमेट पाया जाता है, कहीं पर बहुत गर्मी होती है, कहीं ठंड होती है, कहीं मौसम नॉर्मल रहता है। सो ये जो क्लाइमेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहां पर कौन सी क्रॉप्स उगाई जाएंगी। जैसे मॉनसून, बारिश का जो सीजन होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में। सो क्रॉप जो ग्रो होते हैं इंडिया में मेनली 3 सीजन के हिसाब से, वो होते हैं खरीफ क्रॉप जो मॉनसून सीजन में होते हैं बारिश के समय, रबी क्रॉप इन्हें हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, और जायद क्रॉप्स इन्हें हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। सो सॉइल के बारे में हमने सारे फैक्टर समझ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले सॉइल था। कल्टीवेशन का ये फाउंडेशन होता है, मतलब कोई भी आप खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाएगी। सॉइल जो होती है वो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है यानी पोषक तत्व, पानी भी प्लांट को मिट्टी के थ्रू ही मिलता है और प्लांट को सपोर्ट भी देती है सॉइल। ठीक है, इंडिया हैज 6 मेजर सॉइल टाइप। इंडिया में 6 मेन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। हमने मैप में ये भी देखा था कि कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। फिर डिफरेंट सॉइल सपोर्ट्स डिफरेंट क्रॉप, हर मिट्टी जो अलग अलग तरीके की, उसमें अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। लिंकिंग सॉइल टाइप क्लोजली विद एग्रीकल्चर, कहां कौन सी मिट्टी है वहां पर वैसी एग्रीकल्चर होगी। देन सेकेंड हमने पढ़ा था नर्चरिंग द सॉइल, मिट्टी को कैसे नर्चर किया जाता है, उसको पोषक तत्व कैसे दिया जाता है। सो अगर सॉइल हेल्दी है तभी हम एक अच्छी फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं, फसलों की जो उपज होती है वो अच्छी होगी। सो ट्रेडिशनल बहुत सारे मेथड हैं और मॉडर्न भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम सॉइल को अच्छा बना सकते हैं। ट्रेडिशनल में क्रॉप रोटेशन, एक खेत में बार बार एक ही फसल नहीं लगानी है, क्रॉप को रोटेट करते रहना है। ऑर्गेनिक मैन्योर, जो खाद वगैरह होते हैं नेचुरल हमें उसमें यूज करना चाहिए। कॉन्टोर प्लगिंग, कंजर्व्ड सॉइल, जो खेत होती है उसकी बाउंड्री पे कुछ हमने उगा दिया ताकि मिट्टी का फ्लो ना हो, या फिर ऐसे किनारे पर या हमने हिली एरिया
एरिया में देखा था कि कैसे स्टेप जैसी कटिंग करके और टेरेस जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है ताकि मिट्टी बहकर ना जाए पानी के बहाव से। मॉडर्न मेथड में हमने टेरेसिंग देखा था, यही जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट होता है, मतलब जंगल लगाना और प्रिसाइज फॉर्म में फर्टिलाइजर प्लांट्स को देना। पूरे खेत में, जैसे ये प्लांट है तो पूरे खेत में खाद ना देते हुए जो प्लांट की जड़ है वहां पर खाद को देना। ये हेल्प करता है सॉइल इरोशन से, कि सॉइल इरोशन ना हो और डिग्रेडेशन ना हो। डिग्रेडेशन मतलब होता है मिट्टी की क्वालिटी कम ना हो, और सॉइल इरोशन मतलब मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो पानी के बहाव में बहकर ना जाए। देन हमने पढ़ा था वाटर, सॉइल के बाद वाटर। इसमें हमने देखा था कि एग्रीकल्चर दो तरीके की होती है, एक होती है रेनफेड जहां पर बारिश पे डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर, और दूसरा होता है इरिगेटेड एग्रीकल्चर। रेनफेड में क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था ये मॉनसून रेन्स पे डिपेंड होता है, इसीलिए इसमें रिस्क भी बहुत होता है। अगर बारिश बहुत ज्यादा आ गई तो वहां पे बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाएगी और सूखा पड़ जाएगा अगर बारिश कम आएगी तो, है ना, तो ड्रॉट्स काइंड ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं। इरिगेटेड अपोजिट, उसके अदर साइड क्या होता है, इसमें कैनल्स बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं, कुओं से पानी लेकर, इन सब मॉडर्न सिस्टम के थ्रू या फिर मॉडर्न सिस्टम के थ्रू, जैसे ड्रिप इरिगेशन की, पौधे की जो जड़ है उस जड़ में सिर्फ बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है, या स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पढ़ा था, तो पानी को कम मात्रा में यूज करके और तब खेती की जाती है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। या तालाब वगैरह, टैंक्स वगैरह बना के पानी को खेत तक पहुंचाने का भी तरीका इसी में आता है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम ऐसे बहुत सारे हैं जहां पानी को बचाकर या पानी को नदी झरनों से खेतों तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमने अर्ड सिस्टम पढ़ा था, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पढ़ा था, जो कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशन है कि लोग जहां रह रहे हैं वहीं पर आपस में मिलकर कोई एक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि पानी की कमी है तो हम खेतों तक पानी कैसे लाएं। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था सीड एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो ट्रेडिशनली सीड्स जो है, जैसे पौधा लगाया, इस साल की जो फसल हुई उसी में से सीड्स जो है वो सेव करके रखे जाते हैं और आपस में कम्युनिटी में शेयर कर लिए जाते हैं। मॉडर्न फार्मिंग जो है इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज होते हैं, HYV जिन्हें हम बोलते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा उपज होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कंपनीज के ऊपर। कौन? फार्मर्स। जैसे बीज लगाए उन्होंने, HYV सीड्स उन्होंने खरीद के लगाए, बीज वगैरह, और जब फसल तैयार हुई तो प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो उसके बीज आप सेव करके रखोगे कि अगले साल भी हम इसी में से बीज लगा लेंगे, तो वो अच्छे से नहीं लगते हैं। तो इसका मतलब कंपनीज ऐसे बीज बनाती है कि हर साल फार्मर्स को उनसे खरीदना पड़े, इसलिए फार्मर कंपनीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस वजह से का क्रिटिसिज्म भी होता है। फार्मिंग टुडेज कंबाइन, आज के समय में फार्मिंग जो है ट्रेडिशनल विजडम, जो प्राचीन समय से अच्छी चीजें प्रैक्टिस में है उनको भी यूज करना, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी यूज करके और आजकल फार्मिंग होती है। देन हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है वो नेचर के साथ मिलकर और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करके की जाती है। मॉडर्न फार्मिंग, स्पेशली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसमें हमने HYV सीड्स वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किए, उससे फूड प्रोडक्शन तो हुआ इंक्रीज, लेकिन एनवायरमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मिट्टी की क्वालिटी कम होने लग गई, ग्राउंड वाटर कम होने लग गया, राइट। तो हमें एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जरूरत है जिसमें बैलेंस तरीके से प्रोडक्टिविटी की जाए और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन दिया जाए, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती हम करें, सिक्किम का एग्जाम्पल हमने देखा था, या इको फ्रेंडली मेथड यूज करके और हम खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने गवर्नमेंट का रोल पढ़ा था। सो गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है फार्मर्स को, सीड्स प्रोवाइड करती है, इरिगेशन की व्यवस्था प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस स्कीम होती है कि अगर पौधे खराब हो जाए या बारिश नहीं हो, खेती फसल नष्ट हो जाए तो इंश्योरेंस होता है उनके पास, फेयर प्राइसिंग सिस्टम होता है, स्टोरेज की फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और मार्केट भी प्रोवाइड करती है फसलों को बेचने के लिए। नए मेथड्स, एक हमने हाइड्रोफोनिक पढ़ा था, शो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इन फार्मिंग, जहां पर मिट्टी कम है या मिट्टी की मात्रा नहीं है, जैसे सिटीज वगैरह है जहां पे खेती के लिए भूमि कम है, तो वहां पर हाइड्रोफोनिक, ऐसे प्लांट्स जिनको पानी में उगाया जा सकता है, उनको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये एक नया पॉसिबल तरीका हो सकता है फार्मिंग का। देन एट लास्ट चैलेंजेस कौन कौन से फेस करते हैं फार्मर्स, ये हमने पढ़ा था। सो जैसे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, हमने देखा था जनरेशन वाइज जो शेयर है
खेतों में वो कम होता चला जाता है, भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाता है, तो हम बड़ी मशीनरी छोटे छोटे हिस्से में यूज नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज एक अलग चैलेंज है, पानी की कमी हो रही है, और राइजिंग कॉस्ट अफेक्ट्स फार्मर्स। ये सारे जो फैक्टर्स है ये फार्मर्स को अफेक्ट करते हैं। सो इन चैलेंजेस की वजह से फूड का प्रोडक्शन भी कम होता है और फार्मर की इनकम भी कम होती है, इसीलिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जरूरत है। सो ये होप एक प्रोवाइड करती है ताकि फ्यूचर अच्छा हो इंडियन एग्रीकल्चर का। तो ये सारे टॉपिक्स हमने देखे थे, इसके साथ हमने समरी देख ली। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस देखेंगे फिर आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्मिंग अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग। खेती के साथ साथ और क्या क्या एग्रीकल्चर में आता है? माइनिंग एंड ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री या फिशरीज, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। देन विच क्रॉप वाज कल्टीवेटेड इन गंगा प्लेन? 7th 8th मिलेनियम बीसी के अराउंड कौन सी चीजों की फसल उगाई जाती थी गंगा प्लेन में? व्हीट, बार्ले, राइस, कॉटन। देन इंटरक्रॉपिंग मतलब ग्रोइंग वन क्रॉप रिपीटेडली, ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली इन विंटर, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर, या ग्रोइंग क्रॉप्स यूजिंग मशीन। इनके आंसर्स देख लेते हैं तीनों के। सो एग्रीकल्चर जो है इसमें एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और फिशरीज सारी चीजें आते हैं। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्रीकल्चर इंक्लूड्स व्हाट, शॉर्ट आंसर आ जाए तो आप लिख सकते हैं। देन 7th 8th मिलेनियम बीसी के अराउंड गंगा प्लेन में जो खेती होती थी वो राइस की थी, एग्जाम्पल मिलता है। फिर इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है 2 या उससे ज्यादा क्रॉप्स एक साथ खेत में उगाना, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था शुगर केन पंपकिन का देखा था, है ना। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच एंशिएंट टेक्स्ट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन? कौन सा जो ग्रंथ है इसमें से प्राचीन ग्रंथ जो हमें इंफॉर्मेशन देता है खेती के बारे में और इरिगेशन के बारे में? ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या रामायण। फिर है विच मॉनसून इज इंपॉर्टेंट फॉर खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया? नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, विंटर मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। अब खरीफ क्रॉप्स किस समय में होती है ये आपको याद होना चाहिए, तो आप इसमें से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन रबी क्रॉप्स ये कब उगाई जाती है? समर, रेनी सीजन या विंटर या स्प्रिंग सीजन में। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सो कौन सा एंशिएंट टेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में? अर्थशास्त्र। ओके, सो 20 का आंसर है। मॉनसून जो खरीफ क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। फिर ये जो रबी क्रॉप्स है ये ठंड के समय में उगाई जाती है। इसको एक ट्रिक से मैंने याद किया था जब मैं छोटी थी। तो विंटर यानी ठंड लगती है ना, विंटर में ठंड होती है। रबी, सूर्य को हम क्या बोलते हैं? सन को हम रवि भी बोलते हैं, रवि बोलते हैं, नॉट रवि, बट यस इससे ट्रिक बनाई थी कि ठंड के समय में धूप में बैठने का मन करता है सन में, तो रवि और विंटर ऐसे आपको याद हो जाएगा। मैंने तो ऐसे याद किया था, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप? इसमें से जायद कौन सा है? व्हीट, राइस, मस्टर्ड या वाटरमेलन। फिर ब्लैक सॉइल किस नाम से जानी जाती है? लेटराइट, डेजर्ट, कॉटन या रेड सॉइल। विच सॉइल इज फाउंड बाय रिवर डिपोजिट? नदी जो है अपना मिट्टी बहाकर लाती है और डिपोजिट करती है, तो वैसी कौन सी मिट्टी बनती है नदी के डिपोजिशन से? रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल, अल्पाइन सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। अगर आप लॉजिक यूज करेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इनके आंसर्स तीनों के। सो जायद क्रॉप इसमें से वाटरमेलन है, राइस है हमारा खरीफ क्रॉप, पैडी, व्हीट जो है रबी क्रॉप है। ओके, नाउ ब्लैक सॉइल ये इसे हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है। फिर नदी जो बहाकर लाती है मिट्टी वो अलुवियल सॉइल होता है। देखो गंगा जो रिवर प्लेन है वहां पर हमने देखा था कि अलुवियल सॉइल होते हैं, तो जहां बहुत सारी नदियां पाई जाती है वहीं पर अलुवियल सॉइल हम देखते हैं पाई जाती है, राइट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते थे। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। ह्यूमस क्या होता है? सैंडी पार्टिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में पाए जाते हैं या रॉक के फ्रेगमेंट्स। फिर टेरेस फार्मिंग कहां पर प्रैक्टिस होता है? प्लेन एरिया में, कोस्टल एरिया में, हिल स्लोप्स में या डेजर्ट्स में। देन विच इरिगेशन मेथड डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू रूट्स? डायरेक्टली रूट में पानी देना हो तो कौन सा इरिगेशन मेथड यूज होता है? फ्लड इरिगेशन, कैनल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन या टैंक इरिगेशन। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। ह्यूमस जो होता है मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं उसको कहा जाता है। देन टेरेस फार्मिंग जो है हिल स्लोप्स पे जो पहाड़ जैसा एरिया है वहां पर की जाती है। इरिगेशन जो रूट्स में दी जाती है उसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ओके, बूंद बूंद पानी उसमें गिरता है। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज प्रैक्टिस मेनली इन,
बैम्बू से जब पानी पहुंचाया जाता है खेतों तक वो कहाँ होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, वेस्टर्न डेजर्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में या डेक्कन प्लेट्यू में। ग्रीन रिवोल्यूशन में मेनली किस चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? पर्ल्स और ऑयल सीड का, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, व्हीट एंड राइस का या कॉटन और जूट का? कौन सा स्टेट है इंडिया में 100% ऑर्गेनिक स्टेट है? केरला, सिक्किम, पंजाब या आसाम? ये अभी मैंने आपको आंसर भी बताया था जब हम रिवीजन कर रहे थे, समरी देख रहे थे। सो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है मेनली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन से व्हीट और राइस की जो खेती है वो ज्यादा हुई थी, सी इसका आंसर है ना। देन 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। नाउ अब हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये 8 है, यहाँ पर देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द डैश ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एग्री एंड डैश। राइस, व्हीट, barley were staple crops of the dash civilization. Growing two crops together, दो फसलें एक साथ लगाए तो उसे हम क्या कहते हैं? India has dash major soil types. The thin upper layer of earth crust is called dash. Black soil is formed from dash rocks. खरीफ crops depend mainly on dash monsoon. तो चलिए आंसर देख लेते हैं। Agriculture is one of the oldest, पहले में आएगा oldest occupation of humankind. Agriculture Latin word agri और culture से मिलकर बना है। राइस, व्हीट, बार्ले जो है स्टेपल मतलब रोजमर्रा का खाना हुआ करता था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में। दो क्रॉप्स जब हम साथ में उगाते हैं या उससे ज्यादा तो उसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंडिया में 6 तरीके की मेजर सॉइल टाइप्स पाई जाती हैं। जो अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर, सबसे ऊपरी लेयर होती है, उसे हम सॉइल कहते हैं। फिर ब्लैक सॉइल जो है वो फॉर्म होता है वोल्केनिक रॉक से। खरीफ क्रॉप अभी मैंने आपको बताया था साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 9th वाला। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन डैश सीजन। ह्यूमस क्या हेल्प करता है सॉइल का रिटेन करने में? डैश। ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम इंक्लूड फार्ड एंड डैश ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इरिगेशन. हाई यील्डिंग सीड्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डैश रिवोल्यूशन. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें क्या अवॉइड करते हैं? एक्सेसिव यूज ऑफ डैश फर्टिलाइजर्स. हाइड्रोफोनिक ग्रोज प्लांट्स विदाउट यूजिंग डैश। तो ये सारे अभी मैंने समरी में भी बताए थे। तो रबी क्रॉप्स कौन से सीजन में होते हैं? विंटर में। यह भी ट्रिक भी बताई थी। ह्यूमस जो है वो मॉइस्चर रिटेन करने में काम करते हैं सॉइल का। फिर ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम में फार्ड है और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना, बैम्बू फिल होगा। ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। हाई यील्डिंग सीड्स जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान लॉन्च हुए थे या इंट्रोड्यूस किए गए थे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक यूज करते हैं। हाइड्रोफोनिक वो प्लांट्स होते हैं जो बिना मिट्टी के ग्रो किए जाए, है ना, पानी में ग्रो हो जाए। तो ये हमने 15 देख लिए फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पॉज करके आप लिखने का ट्राई करोगे। मैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला है व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो इसका एक लाइन, एक वर्ड, ऐसे किसी भी फॉर्म में आप आंसर कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है जिसमें सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, एनिमल को रियर किया जाता है फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है। फिर 2 हमें अलाइड एक्टिविटीज बतानी है एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। कोई से भी 2 आप लिख सकते हो। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? तो इट इज द मेथड इन विच 2 or more crops grown together in the same field. Name 2 crops grown in ancient India: rice and wheat. Now next, व्हाट इज मॉनसून। मॉनसून क्या होता है? तो मॉनसून एक सीजनल विंड होती है जो रेनफॉल लेकर आती है इंडिया में। 3 क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं? खरीफ, राबी एंड जायद। अलूवियल सॉइल क्या है? सॉइल फॉर्म्ड बाय रिवर डिपोजिट, जो नदियां डिपोजिट करती हैं और ये बहुत न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती हैं। व्हाई इज सॉइल इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। खेती के लिए सॉइल क्यों जरूरी है? सो सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट को, राइट। एंड सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सपोर्ट टू द प्लांट। नाउ व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। जब हम डिफरेंट क्रॉप्स को सेम फील्ड में सीजन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो, तो उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। रेन फेड एग्रीकल्चर क्या होता है? ऐसी फार्मिंग मेथड जो पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंडेंट हो। देन नेम 1 ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, फार्ड सिस्टम। एक और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या है? अ मेथड वेयर वाटर इज डिलीवर्ड स्लोली टू प्लांट्स रूट, जहां पेड़ की जड़ों में जो ड्रॉप करके पानी दिया जाता है। देन व्हाट आर
आर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई HYV सीड्स क्या होते हैं? ये सीड्स जो होते हैं साइंटिफिकली डेवलप किए जाते हैं ताकि उपज बहुत ज्यादा मिल सके। व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? ऐसी फार्मिंग दैट प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, जिसमें लंबे समय तक एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और प्रोडक्शन भी अच्छा हो, उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। ऐसा एक चैलेंज बताओ जो आज किसान को फेस करना पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज। तो ये 15 हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 7 देख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन। लेट अस जस्ट स्टार्ट। सो पहला है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में, भारत में एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो बताना है। सो एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलता है पूरी कंट्री के लिए, एंटायर पॉपुलेशन। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए जो अर्थव्यवस्था, पैसे की जरूरत है जीवन यापन के लिए, भारत की जो पॉपुलेशन के लार्ज सेक्शन है उसको ये प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। रॉ मटेरियल हमें मिलता है इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे टेक्सटाइल, कपड़े की जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उसमें कॉटन चाहिए तो कॉटन या सिल्क या जो भी है, ये रॉ मटेरियल खेती से ही मिलता है, एग्रीकल्चर से। और फूड प्रोसेसिंग के लिए टोमेटो केचप इंडस्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में बनता है, लेकिन उसके लिए टोमेटो कहां से आते हैं? खेत से ही आते हैं, तो रॉ मटेरियल का काम भी करते हैं। देन एग्रीकल्चर सपोर्ट्स द इकोनॉमी एंड हेल्प्स इन रूरल डेवलपमेंट। गांव देहात जो है उसके डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में किस तरीके से खेती प्रैक्टिस की जाती थी वो बताना है। सो एंशिएंट फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले एंड मिलेट्स। बच्चे कहते हैं मैम छोटे छोटे आंसर लिखाओ। ये 4 पॉइंट्स है। अब आप लोग 8th 7th क्लास में हो, है ना, 7th का ये, अब 8th में जाओगे। आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने 4 पॉइंट्स बताए तो आप इसमें से 2 याद कर लो, कोई मैटर नहीं है। आप 2 पॉइंट्स भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। 4 बताए हैं तो जो आपको सही लग रहे हैं वो 2 पॉइंट्स आप याद कर लो, है ना। देन टेक्स्ट सच एज वेदास एंड अर्थशास्त्र, ये डिस्क्राइब करते हैं सीड का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, इरिगेशन कैसे और सॉइल केयर कैसे हो। प्रैक्टिस लाइक इंटरक्रॉपिंग, ग्राफ्टिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन वर कॉमन, मतलब ग्राफ्टिंग का मेथड यूज होता था, इंटरक्रॉपिंग यूज होती थी और एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी किया जाता था, पालन किया जाता था। फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक मैन्योर और ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम यूज किया करते थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, क्लाइमेट और मॉनसून कैसे इफेक्ट करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर को। सो इंडिया का डाइवर्स क्लाइमेट है, इसीलिए अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। मॉनसून सीजन में रेनफॉल आती है जो क्रॉप के ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। टाइमली अगर रेनफॉल आए, टाइम से बारिश आए तो क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी। अगर पुअर मॉनसून होगा तो क्रॉप फेल हो जाएंगे, फेलियर हो जाएगा। सो डिफरेंट रीजन ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स बेस्ड ऑन रेनफॉल एंड टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब खरीफ, राबी एंड जायद क्रॉप। तीनों क्रॉप्स के बारे में बताना है। तो खरीफ क्रॉप्स ये मॉनसून सीजन में ग्रो किए जाते हैं और रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं। देन राबी क्रॉप्स ये विंटर सीजन में होते हैं, इनको कम पानी की जरूरत होती है। जायद क्रॉप समर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, ये खरीफ और रबी सीजन के बीच में। और ये जो सिस्टम है, ये तीनों मिलाकर फूड अवेलेबिलिटी हमारे पूरे साल देश में उपलब्ध हो, ये इंश्योर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी कैसे बनती है। तो सबसे पहले रॉक्स जो है वो मिलियन ईयर्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। फिर ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि प्लांट कोई सड़ रहा है या एनिमल के जो डेड डिकेज होते हैं वो मिक्स होते हैं रॉक पार्टिकल के साथ। ह्यूमस ऐड होता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, मॉइस्चर देता है मिट्टी को। और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट कौन कौन से सॉइल टाइप्स इंडिया में पाए जाते हैं वो बताना है। अलुवियल, ये फर्टाइल होता है और रिवर प्लेन्स में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल, ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सूटेड है। रेड एंड लेटराइट सॉइल, ये लेस फर्टाइल है और सपोर्ट करता है कुछ क्रॉप्स को। देन डेजर्ट और माउंटेन सॉइल, ये हिली और ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रेडिशनल सॉइल कंजर्वेशन मैथड। मतलब ट्रेडिशनल तरीके से कैसे हम मिट्टी को प्रोटेक्ट किया करते थे। क्रॉप रोटेशन, इससे सॉइल में फर्टिलिटी लॉस कम होता था, न्यूट्रिएंट्स कम लॉस होते थे। ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद वगैरह जो नेचुरल थे वो यूज किए जाते थे, जिससे सॉइल फर्टाइल रहती थी नेचुरली। कॉन्टूर प्लाइंग, जिसमें सॉइल एरोजन नहीं होते थे, स्लोप्स पे पेड़ों को लगा दिया जाता था। मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती थी ताकि कंटिन्यूअस यूज होता रहे लैंड का। Okay, so with this students we are done with chapter number 1 of theme A. इसका chapter 1 पूरी तरीके से हमने complete कर लिया है। chapter 2 का भी part 1 मैंने upload कर दिया है, next part में जल्दी ही upload कर दूंगी। उसके बाद theme B start करेंगे जिसमें chapter number 3 देखेंगे। Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.